दोस्तों, एक बार इमेजिन कीजिए रात को आप थके हारे घर लौट रहे हो, खाना खाया, थोड़ा रिलैक्स करना चाहा, रिमोट उठाया, टीवी ऑन किया और सामने खुलता है एक घर। लेकिन ये कोई आम घर नहीं है। यहाँ हर कोने में, हर दीवार पे, हर छत पे कैमरा है। 98 कैमरास, दिन रात ऑन। यहाँ किसी का रोना भी कंटेंट है, किसी की गाली भी कंटेंट और किसी का पुराना दर्द भी टीआरपी का मसाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिग बॉस की। चुप रहे, क्यों तू दो बार क्यों सो रही हो? बैठी हुई ना मैं भी। यहाँ हीरो को विलेन बनाया जाता है और विलेन को हीरो। सिर्फ एक कटोरी दाल, एक किचन ड्यूटी भी लड़ाई का सीन बन जाता है। रीसेंट एपिसोड में ही देख लो, कैप्टन अमाल मलिक और कुनिचका सदानंद का झगड़ा किचन में फूट पड़ा। सवाल सिंपल था, आप किचन में क्यों आ रही हो जब आपकी ड्यूटी नहीं है? लेकिन ये बात जल्दी ही पूरे घर तक फैल गई और फिर शुरू हुआ असली फुल ब्लोन ड्रामा। और इस सीजन का नॉमिनेशन टास्क, बस उसने तो आग लगा दी। कंटेस्टेंट बचने के लिए एक दूसरे की जिंदगी तक ऑक्शन कर गए। कोई अपनी राइवल की माँ तक को खींच लाया, कोई अपने बचपन का ट्रॉमा खोल कर रोया। पिता ने इतना मारा कि मरने का सोच लिया था। अब सोचिए, नेशनल टीवी पर किसी के चोट को तमाशा बनाना, क्या ये सच में एंटरटेनमेंट है या फिर एक्सप्लॉयटेशन? दोस्त, असली खेल घर के अंदर नहीं है, असली खेल चल रहा है आपके दिमाग के अंदर। जब आप डेली देखते हो कि चिल्लाने वाले को फुटेज मिल रहा है, गाली देने वाले को स्क्रीन टाइम मिल रहा है और उसी को फेम मिल रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस ये सीखने लगता है कि यही शॉर्टकट है सक्सेस का और यही है सर्कस का असली डेंजर। और ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है। यूके में शिल्पा शेट्टी ने रेसिज्म फेस किया, यूएस वर्जन में एडिटिंग करके मैनिपुलेट किया गया, ब्राजील में फाइट्स को फ्यूल करने के लिए कंटेस्टेंट को खाना सोने से रोका गया, फिलीपींस में एक कंटेस्टेंट डिप्रेशन में चला गया और ऑस्ट्रेलिया में मिसकंडक्ट के बाद पूरा शो ही सस्पेंड करना पड़ा। मतलब एकदम क्लियर है, ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये ग्लोबल सर्कस है। एंटरटेनमेंट के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन का एम्पायर है। और सबसे बड़ा सवाल कंटेस्टेंट पर नहीं है, असली सवाल आप पर है। आप देख क्या रहे हो और वो देखना आपको किस तरह का इंसान बना रहा है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जिसमें आप लोग के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मैं अपनी एक जगह बनाना चाह रहा हूँ कंटेंट क्रिएटर्स में और चाहता हूँ कि अपने चैनल के जरिए एक सिंपल पर पावरफुल मैसेज हर किसी तक पहुँचाऊँ कि अगर आप लाइफ में कभी किसी चीज में फेल हो जाएं, चाहे वो एग्जाम हो, कॉलेज हो या कोई बिजनेस, तो उसे अपनी कहानी का दी एंड मत समझना। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, नए इरादों के साथ, नए सपनों के साथ, और कई बार वही रनर अप आगे जाके सबसे बड़ा लीडर बन जाता है। मैं इस चैनल पर आपके लिए इंस्पायरिंग, रियल और एंगेजिंग कंटेंट लाने वाला हूं। तो अगर आप भी बिलीव करते हो कम बैक में, सेकेंड चांसेस में, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब वापस आते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, ये जो शो है ना, इसका रूट एंटरटेनमेंट में नहीं, एक्सप्लॉयटेशन में है। आपको आज ये ग्लैमर और गॉसिप के रंग में दिखाई देता है, लेकिन इसका बीज एक बुक से निकला था। जी हाँ, एक बुक। 1949 में एक राइटर थे जॉर्ज ऑरवेल। उन्होंने एक किताब लिखी थी 1984। उसमें एक लाइन लिखी थी, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। ऑरवेल कह रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब सरकार आपकी हर हरकत देखेगी, आपकी फ्रीडम छीन लेगी, आपको लगेगा कि आप अकेले हो, लेकिन फिर भी आप पर हमेशा नजर रखी जा रही है। ऑरवेल ने इस थॉट को डिक्टेटरशिप का सबसे बड़ा खतरा बताने के लिए लिखा था। लेकिन हुआ क्या? हजारों किलोमीटर दूर नीदरलैंड ने 1999 में इस आइडिया को एक गेम बना दिया, नाम रखा बिग ब्रदर। फॉर्मेट सिंपल था, कुछ लोग को एक घर में बंद कर दो, हर कोने में कैमरास लगा दो और ऑडियंस से कहो, आओ देखो और मजे लो। जो कॉन्सेप्ट लोगों को डिक्टेटरशिप से बचने के लिए लिखा गया था, वही कॉन्सेप्ट दुनिया के लिए तमाशा बन गया। धीरे धीरे ये फॉर्मेट दुनिया भर में फैल गया। ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ, अमेरिका में, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, थाईलैंड, हर जगह पहुंच गया और कंट्रोवर्सीज भी हर जगह साथ आई। ब्रिटेन में जेड गूडी ने शिल्पा शेट्टी पर रेसिस्ट कमेंट कर दिया। इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट तक में इसकी डिबेट हुई। स्पॉन्सर्स ने शो छोड़ दिया,
चैनल को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन टीआरपी वो टॉप पे चली गई। अमेरिका में बार बार ये एलिगेशन लगा कि प्रोड्यूसर्स कंटेस्टेंट को मैनिपुलेट करते हैं, एडिटिंग से किसी को हीरो बना देते हैं, किसी को विलेन। फाइट्स को डिजाइन करके डेलिबरेटली शो किया जाता है। ब्राजील में कंटेस्टेंट को खाना और नींद से रोका गया ताकि वो लड़ाई करे। ऑडियंस एंजॉय करते रहे, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि ये टॉर्चर था, गेम नहीं। फिलीपींस में एक कंटेस्टेंट को इतनी ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी कि वो डिप्रेशन में चला गया। ऑस्ट्रेलिया में सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि मिसकंडक्ट के बाद शो ही सस्पेंड करना पड़ा। और इंडिया तो एंटरटेनमेंट के नाम पर हर फॉर्मूला कॉपी कर लेता है। यहाँ बिग बॉस लॉन्च हुआ, पहले हिंदी में, फिर तमिल में कमल हसन होस्ट बने, तेलुगु में नागार्जुन, मराठी में महेश मांजरेकर, कन्नड़ा में सुदीप। फॉर्मेट वही, लड़ाई, गाली, बिचिंग और कभी कभी फेक रोमांस। ऑडियंस चिपक गई और टीआरपी टॉप क्लास की। सोचिए दोस्तों, ऑरवेल ने जो कॉन्सेप्ट लिखा था लोगों को डिक्टेटरशिप के खतरे से बचाने के लिए, वही आज मग्स और टी शर्ट पर प्रिंट होके बिक रहा है। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू बुक में एक नाइटमेयर था और रियलिटी टीवी में एक टैगलाइन बन गया। किताब में नजरबंदी का डर था, शो में नजरबंदी की शोहरत है। किताब में रिप्रेशन था, शो में इंसल्ट और इनफेमस का गेम है। तो सवाल आपसे है, ये प्रोग्रेस है या एक्सप्लॉयटेशन? ये एंटरटेनमेंट है या आपके दिमाग के साथ खेला गया एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट? और सबसे बड़ा सवाल, इस खेल में असली खिलौना है कौन? कंटेस्टेंट या आप जो उन्हें देख रहे हो? दोस्तों, अब आते हैं इस पूरे गेम के असली मकसद पर। सवाल सिंपल है, ये शो बनाया क्यों जाता है? क्या सिर्फ इसलिए कि आपको हंसी आए, ड्रामा मिले, टाइम पास हो? बिल्कुल नहीं। असली गेम है पैसा, और वो भी बहुत बड़ा पैसा। सिर्फ इंडिया में एक सीजन पर 500 से 600 करोड़ रुपए तक खर्च किया जाता है, लेकिन कमाई उससे कई गुना ज्यादा। स्पॉन्सरशिप, ब्रांड प्रमोशन, एसएमएस वोटिंग, ओटीटी राइट्स, सोशल मीडिया टाई अप्स, हर जगह से पैसा बरसता है। सोचिए, जब आप स्क्रीन पर किसी कंटेस्टेंट को रोते हुए देखते हो, उसी वक्त बीच में एक फेयरनेस क्रीम या सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड चल जाता है। आपकी आंखें नम होती हैं, लेकिन चैनल की जेब भर जाती है। हर आंसू के पीछे एक एडवर्टीजमेंट है, हर फाइट के पीछे कोई ब्रांड खड़ा है। और ये बिजनेस सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। यूके में अपने पीक पर इस शो ने 70 से 80 मिलियन पाउंड्स कमाए। अमेरिका में स्पिन ऑफ शोज, मोबाइल एप्स, इवन टॉयज तक लॉन्च कर दिए गए। ब्राजील और लैटिन अमेरिका में तो रीजनल स्पॉन्सर्स इतना पैसा डालते हैं कि पूरा सीजन का बजट सिर्फ एड से रिकवर हो जाता है। फॉर्मूला बहुत सीधा है, जितनी बड़ी फाइट होगी उतनी बड़ी हेडलाइन बनेगी, जितना बड़ा ड्रामा होगा उतना बड़ा डेटा ट्रैफिक होगा, जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी होगी उतना बड़ा कमर्शियल वैल्यू मिलेगा। और ये सिर्फ अजम्पशन नहीं है। अमेरिका में नीलसन की रिपोर्ट कहती है कि जब कंटेस्टेंट लड़ते हैं उस वक्त शो की रेटिंग अपने पीक पर होती है। ब्राजील में जिन एपिसोड्स में झगड़े ज्यादा होते हैं, उनके बाद एडवर्टीजमेंट की रेट्स डबल हो जाती है। मतलब जितना ज्यादा नॉइज उतना ज्यादा प्रॉफिट। और अब सुनो सबसे डेंजरस पॉइंट, ये शो किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए नहीं बना। असली प्रोडक्ट है आप, आपकी आंखें, आपका वक्त और आपकी क्यूरियोसिटी। कंटेस्टेंट सिर्फ मोहरे हैं, मेकर्स का असली धंधा है आपकी अटेंशन को एडवर्टाइजर्स को बेचना। सोच कर देखिए, सवाल कंटेस्टेंट पर नहीं है, असली सवाल आप पर है। क्या आप अपना वक्त इतना सस्ता बना दोगे? क्या आप अपने दिमाग और क्यूरियोसिटी को किसी और के बाजार का माल बनने दोगे? दोस्तों, अब तक आपने देखा कि ये शो कैसे आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है और कैसे आपके इमोशंस को बेचकर करोड़ों बनाए जाते हैं। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। हमें इस गेम में अपनी रोल डिसाइड करनी होगी। क्या हमें इस तमाशे का हिस्सा बनने रहना है या फिर अपनी जिंदगी को ऐसे कंटेंट से भरना है जो हमें ऊपर उठाए? आपको याद होगा राहुल महाजन का केस। उनकी प्राइवेट लाइफ को प्राइम टाइम मसाला बनाकर बार बार रिप्ले किया गया और रिजल्ट बाहर निकलते ही उनको पैनिक अटैक्स आने लगे। सोचिए, किसी की पर्सनल ट्रेजेडी को टीआरपी के लिए बार बार दिखाना, ये सच में एंटरटेनमेंट है या एक क्रूअल एक्सप्लॉयटेशन? फिर आते हैं सुशांत दिव्यकार, सिंगर, डांसर, साइकोलॉजिस्ट, IQ 147, एक टैलेंट पावर हाउस। उन्होंने खुद कहा था, इस घर का कलेक्टिव IQ रूम के टेम्परेचर से भी कम है।
पॉजिटिव थे, क्रिएटिव थे, फाइट्स में नहीं पड़ते थे और इसी वजह से उन्हें बहुत जल्दी एलिमिनेट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी बिकती नहीं है, नेगेटिविटी बिकती है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कंटेस्टेंट की नहीं है, ये आपकी भी कहानी है। आप भी रोज इसी फॉर्मूले के शिकार होते हो। ऑफिस में देखो, एक एम्प्लॉय की सारी मेहनत इग्नोर हो जाती है, लेकिन एक गलती हुई तो सबकी नजर उस पर पड़ जाती है। स्कूल में भी ऐसा ही होता है। टॉपर्स की पढ़ाई ओवरशैडो हो जाती है, लेकिन एक बच्चा कोई शरारत करे तो स्पॉटलाइट उस पर। यही बिग बॉस का असली लेसन है। सोसाइटी को पॉजिटिविटी नहीं चाहिए, तमाशा चाहिए। अब खेसारी लाल यादव को याद करो, जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा, मैं इंसानों के बीच नहीं, शैतानों के बीच रह रहा था। ये गुस्सा नहीं था, ये सच था। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां इंसानियत की कोई वैल्यू है ही नहीं, बस लड़ाई और गाली की लैंग्वेज चलती है। आर्शी खान का भी केस देख लो। शो के बाद उनकी पूरी पर्सनल लाइफ को एक जोक बना दिया गया। कैरेक्टर असैसिनेशन इतना ज्यादा हुआ कि उन्होंने खुद बोला, ये शो मेरे करियर से ज्यादा मेरे कैरेक्टर को निगल गया। सोचिए, अगर फेम के लिए अपना कैरेक्टर सैक्रिफाइस करना पड़ जाए तो ये जीत है या फिर हार। फिर प्रियंक शर्मा, एडिटिंग ने उन्हें विलेन बना दिया। बाद में उन्होंने खुलकर कहा, मेरे सारे अच्छे मोमेंट्स कट कर दिए गए, सिर्फ फाइट दिखाई गई। यही तो सर्कस का रूल है। मेहनत की वैल्यू 0, मसाले की वैल्यू 100 टाइम्स। और पायल रोहतगी, उन्होंने ओपनली बोला, ये शो स्क्रिप्टेड है और फेवरेटिज्म करता है। और ये बात लगती भी है। कुछ कंटेस्टेंट को बचाने के लिए रूल बदल दिए जाते हैं और कुछ को निकालने के लिए पूरा नैरेटिव बदल दिया जाता है। अब एक सेकंड रुकिए, ये सिर्फ एक रियलिटी शो का मसाला नहीं है, यही फॉर्मूला सोसाइटी में भी चल रहा है। पॉलिटिक्स में देखिए, एक पूरी स्पीच को कट करके 15 सेकंड का क्लिप वायरल कर देते हैं, परसेप्शन चेंज हो जाता है। मीडिया में भी वही होता है, सच्चाई दब जाती है, सेंसेशनलिज्म बिकता है। और यही फॉर्मूला बच्चों के दिमाग में बैठ रहा है। झगड़ा करो, गाली दो और फेमस हो जाओ। तो सवाल आपसे है, अगर सोसाइटी इसी फॉर्मूले पे चलेगी तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन क्या सीखेगी? कौन सी किताब पढ़ेगी? कौन से आइडल्स अपनाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम रिमोट चलाएंगे या अपनी जिंदगी? सबसे पहला स्टेप है अपने वक्त की कीमत समझना। सोचिए, अगर आप हर रात 50 मिनट ये शो देखते हैं तो एक हफ्ते में लगभग 6 घंटे हो गए, एक साल में 300 घंटे, मतलब पूरा 12 दिन। अब सोचिए, अगर यही 12 दिन आप किसी स्किल को सीखने, एक नई किताब पढ़ने या अपने करियर गोल पर लगाते तो आपकी लाइफ कितनी आगे निकल जाती। लेकिन अगर वही वक्त आप सिर्फ इंसल्ट और गॉसिप देखने में खर्च करोगे तो जिंदगी वहीं की वहीं अटक जाएगी। दूसरा स्टेप है ये डिसाइड करना कि एंटरटेनमेंट का मतलब है क्या। एंटरटेनमेंट सिर्फ फाइट्स और गालियां होती है। एंटरटेनमेंट पोइट्री भी हो सकती है, फिलॉसफी भी, इनोवेशन भी, स्पोर्ट्स भी, साइंस भी और ट्रेवल भी। आप वीरदास का स्टैंड अप देखो, हंसी भी मिलेगी और सोचने का मटेरियल भी। आप डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का लेक्चर सुनो, क्लैरिटी भी मिलेगी और कैरेक्टर भी बनेगा। यही है रियल एंटरटेनमेंट। तीसरा, हमें अपने बच्चों और फैमिली को सिखाना होगा कि स्क्रीन पर दिखाया गया हर तमाशा सच नहीं होता। शो स्क्रिप्टेड ना सही, लेकिन एडिटेड जरूर होता है। वहां पॉजिटिविटी कट कर दी जाती है और सिर्फ फाइट्स को हाईलाइट किया जाता है। अगर हम बच्चों को ये नहीं समझाएंगे तो उनके दिमाग में बैठ जाएगा कि लाउडनेस ही लीडरशिप है और डिसरिस्पेक्ट ही सक्सेस है। याद रखिए, कंटेंट वही कंज्यूम करें जो कैरेक्टर बनाए, और कैरेक्टर वही बनाएं जो आपकी जिंदगी का कॉन्सिक्वेंसेस बदल दे। ये शो आपको हैबिट देगा, हैबिट एडिक्शन में बदलेगी और एडिक्शन हमेशा डाउनफॉल लाता है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से सिर्फ 1% लोग भी समझ पाए कि हमें अपना ध्यान किस तरफ देना चाहिए, तो मैं इसे अपनी जीत मानूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।